हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? मस्त, बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में चैप्टर नंबर 12 जो हम पढ़ रहे थे, सेंस ऑर्गन, जहां पे आज हम लोग शुरुआत करेंगे एनाटॉमी ऑफ स्किन। आई और ईयर को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ईयर से टर्मिनोलॉजी बहुत सारी आ गई थी, याद है। स्किन में भी बेटा टर्मिनोलॉजी काफी है। अगर ईयर को जिस तरह से पढ़ा है, स्किन को भी वैसे ही पढ़ना है। टॉपिक छोटा है उसके मुकाबले में, लेकिन टर्मिनोलॉजी बहुत ज्यादा है। चले ओके, थोड़ा सा अपना ऐप के बारे में बता दूं मैं। हमारा जो ऐप है माइंड नर्चर, ठीक है, उसकी ही रिकॉर्डेड क्लास इस समय मैं आप लोगों को यूट्यूब पे प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो थोड़े बहुत लेक्चर हमारे बचे हुए हैं। ठीक है, ये ऐप हमारा प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, 1 2 3 5 मार्क्स क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं, उनका डिस्कशन, कैसे लिखना है, कैसे कौन सा आंसर लिखना, किस तरीके से बेस्ट रहेगा, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, टेस्ट रहते हैं और तमाम चीजें वहां अवेलेबल रहती हैं। उसके बाद क्या है, जो YouTube से बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या है, इस लेक्चर का नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इजीली वहां से ले सकते हो। कई बार डिले हो जाता है 1-2 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है, वो मिल जाएगा आपको। कोई प्रॉब्लम है मुझे कॉल कीजिए। और कोर्स जी हाँ सिर्फ और सिर्फ 1100 रुपए का है, ठीक है। इजीली आप इसको अफोर्ड कर सकते हो और लाइव क्लास से जुड़ सकते हो, और डायरेक्ट यूट्यूब से पढ़ना है तो उससे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलें स्टार्ट करें। ओके, एनाटॉमी ऑफ स्किन। इससे पहले हम लोग आई और ईयर कर लिया है। अब ओके है। आई और ईयर थोड़े टफ थे, बड़े डिटेल में थे। स्किन इजी है, इसके आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे सारी चीजें उतना डिटेल नहीं होगा जितना कि इन तीनों में है। बाकी सब में फिर चीजें कैसी हो जाएंगी, आसान हो जाएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं स्किन से हम लोग। स्किन की एनाटॉमी तो क्या कहती है एनाटॉमी? अच्छा, एनाटॉमी में, अच्छा, स्किन में सबसे पहले हमारे पास एक टर्म आता है इंटेगुमेंट्री सिस्टम। इसको इंटेगुमेंट्री सिस्टम और कुछ नहीं है, स्किन ही होता है, ठीक है ना। ये पूरा सिस्टम को हमने इंटेगुमेंट्री बोल दिया, जो इंटैग मतलब एक तरह से इंटैक्ट बना के हमको रखता है। इस सिस्टम में एक हिस्सा स्किन होता है। अगर इसको हम डिटेल लेके चलते हैं, मतलब ये बड़ा हिस्सा माने तो स्किन उसके अंदर का एक छोटा हिस्सा है, बट ऑलमोस्ट दोनों क्या है, सेम होते हैं। सेम आंसर रहेगा, चाहे स्किन करके क्वेश्चन आ जाए, चाहे इंटेगुमेंट्री करके आ जाए, ठीक है। तब भी हम जो उसमें बारीक डिफरेंस है उसको लेकर के चल रहे हैं यहां से, और इंटेगुमेंट्री सिस्टम को अलग कर रहे हैं, स्किन को अलग कर रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अगर मैं बात करें इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, तो कह रहा है इंटेगुमेंट्री सिस्टम इनकम्पासेस। इसके अंदर सारी चीजें आ जाती है, इनकम्पास करता है, कवर करता है स्किन को एंड इट्स एसेसरी स्ट्रक्चर, और उसके जो सहायक स्ट्रक्चर है। सहायक मतलब जो हेल्प करते हैं स्किन के बाकी कामकाजों में या स्किन के फॉर्मेशन में, ठीक है। जैसे कि हेयर है, नेल्स हैं, ग्लैंड्स हैं, along with its intricate network। इंट्रीकेट मतलब बहुत ज्यादा आपस में जो नहीं पेचीदा उलझा हुआ नेटवर्क होता है, किसका? नर्व्स का, न्यूरॉन का और ब्लड वेसल का। यानी कि इसके अंदर नर्व्स, ब्लड वेसल्स, हेयर, ग्लैंड, नेल्स, स्किन सब मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? ओके, इसको दूसरी तरीके से हम देख सकते हैं, द इंटेगुमेंट्री सिस्टम इज द एंटायर ऑर्गन सिस्टम, वो पूरा ऑर्गन सिस्टम दैट इंक्लूड द स्किन, जिसके अंदर स्किन प्लस ऑल द स्ट्रक्चर दैट ग्रो आउट ऑफ इट, वो सारे स्ट्रक्चर जो उसके अंदर से ग्रो होते हैं या उसके अंदर एम्बेडेड है। एम्बेडेड मतलब होता है धसे आना, धसे होना। एम्बेडेड का मतलब क्या है? धसा होना। वो सारे स्ट्रक्चर जो उसके अंदर से ग्रो कर रहे हैं या उसके अंदर धसे हुए हैं, वो सब मिला करके कंप्लीट हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट्री सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इट एक्ट एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस फॉर द बॉडी। हम लोगों ने इम्यूनिटी वाला पार्ट फर्स्ट ईयर में कवर किया था सोशल फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस यानी कि हमारी बॉडी में सबसे पहले जो हमारी बॉडी के रक्षक हैं, ये स्किन ही होती है। जो भी बैक्टीरिया वायरस सबसे पहले स्किन से ही टकराता आकर के अंदर घुसने की अगर कोशिश करेगा तो, ठीक है। अब बात करें कंपोनेंट ऑफ द इंटेगुमेंट्री सिस्टम। देखो ये इंटेगुमेंट्री सिस्टम बड़ा हो गया। अब इसके कंपोनेंट, पहला क्या है? स्किन। स्किन की बात करें तो इसको हम लोग क्यूटेनियस मेम्ब्रेन के नाम से भी कहते हैं, जानते हैं, क्यूटेनियस। और उसके नीचे एक पार्ट होता है सब क्यूटेनियस, सुना होगा, सब क्यूटेनियस इंजेक्शन लगाना है, यानी कि स्किन के नीचे, ठीक है। ये अगर बात करें स्किन की तो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में ये मेन ऑर्गन है, जिसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग एपिडर्मिस में, डर्मिस में और हाइपोडर्मिस में।
ठीक है, एज प्रीवियसली नहीं, एक्चुअली पहले ये क्वेश्चन बाद में डाल रहा था स्किन करने के बाद, लेकिन इसको फिर डाल दिया पहले मैंने, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा रह गया एज प्रीवियसली डिटेल। मतलब ये स्किन को हम लोग अब आगे डिटेल करेंगे, सारी चीजें बारीकी से समझेंगे। फिलहाल समझते हैं कि स्किन के 3 हिस्से होते हैं, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ओके, एक्सेसरी स्ट्रक्चर की बात करें, डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मिस दैट एक्सटेंड इनटू द डर्मिस। अभी ये एपिडर्मिस और डर्मिस थोड़ा सा अभी आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, ठीक है। तो एपिडर्मिस होता है स्किन का सबसे ऊपर का हिस्सा, तो कह रहा है डेरिवेटिव ऑफ एपिडर्मिस दैट एक्सटेंड इनटू डर्मिस, जो कि डर्मिस तक चले जाते हैं, होते एपिडर्मिस में है लेकिन डर्मिस तक चले जाते हैं, उनको हम एक्सेसरी स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि हेयर और हेयर फॉलिकल्स, बाल, और बाल जिस छेद के अंदर लगे हुए हैं वो फाउंड ऑन ऑलमोस्ट एवरी बॉडी सरफेस, लगभग बॉडी के हर सरफेस पे पाए जाते हैं। नेल्स की बात करें, प्रोटेक्ट द टिप्स ऑफ फिंगर एंड टोज, ये नेल्स सिर्फ फिंगर और टोज में पाए जाते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, कुछ खास तरीके की ग्लैंड्स पाई जाती हैं, सीक्रेट सब्सटेंस ऑनटू द स्किन सरफेस, जो कि स्किन सरफेस पे कुछ सब्सटेंस सीक्रेट करते हैं, जैसे कि सेबेसियस या ऑयल ग्लैंड कह लो, सिडोरिफेरस या स्वेट ग्लैंड कह लो। ये 2 प्रकार की होती हैं, एक्रीन एंड एपोक्रीन, ये आपका एमसीक्यू में पूछा जाने वाला सवाल है। देन सेरुमिनस या ईयरवैक्स ग्लैंड, ये खास तरीके की एक स्पेशलाइज्ड स्वेट ग्लैंड होती हैं, ठीक है। अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं, डिटेल इसके बाद वाले क्वेश्चन में करेंगे। तीसरा होता है सेंसरी नर्व्स एंड रिसेप्टर्स, यानी कि न्यूरॉन्स वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। ये क्या, इनका काम क्या रहेगा, ये टच, प्रेशर, टेम्परेचर, वाइब्रेशंस, ठीक है, एंड पेन, इन सब चीजों को क्या करेंगे, ये फील करते हैं। और साथ साथ में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि प्रोवाइड करती है नरिशमेंट एंड एड इन थर्मो रेगुलेशन, यानी कि नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगी हमारे स्किन को, और जो बॉडी का टेम्परेचर है, थर्मो रेगुलेशन जो स्किन का है उसको रेगुलेट करती है, मेंटेन करती हैं, ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये जो फंक्शन है ये कॉमन लिखने आपको, चाहे इंटेगुमेटरी सिस्टम में आ जाए या स्किन में आ जाए, ठीक है। फंक्शन चाहे स्किन के आ जाए चाहे इंटेगुमेटरी सिस्टम का आ जाए, ठीक है, वो दोनों में आपको कॉमन लिखने हैं। पहला फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, यानी कि फिजिकल बैरियर। ऑब्वियसली बात है, स्किन सबसे ऊपर हमारी बॉडी में पाई जाती है, तो इसके लिए ये क्या करेगी, हमको प्रोटेक्ट कर रही है, मैकेनिकल या केमिकल, चाहे ऊपर से चोट लगने वाली बात हुई, डायरेक्ट अंदर के जो सेल्स या हमारे ऑर्गन से डैमेज नहीं होते हैं, या केमिकल, कोई केमिकल आके गिरता है तो उससे हमको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। द टफ कैराटिनाइज्ड जो स्किन होती है, यहां पर कैराटिनाइज सेल पाए जाते हैं जो कि कैराटिन नाम का केमिकल सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन ऊपर की क्या होती है, थोड़ी सी टफ हो जाती है, ठीक है। टफ कैराटिनाइज्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम स्किन की हम पढ़ते पढ़ेंगे अभी, 3-4 टाइप की होती है, उसमें सबसे ऊपर की जो परत हम देख पा रहे हैं, इस परत को हम लोग स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। ये सबसे टफ लेयर होती है, ठीक है। ये रेजिस्ट करती है, रोकती है एब्रेशन, जब भी ऐसे घर्षण लगता है तो डायरेक्ट अंदर चोट लगने नहीं देती है। सोचो, कभी इमेजिन करो, या कभी इमेजिन करो कि कभी खाल उतर गई हो हाथ की, है ना, कई बार ना खाल उतर जाती है, और कई बार आप साबुन लग जाता है या गर्म चीज को छू लेते हो तो बहुत तेज दर्द सा होता है। क्यों? क्योंकि वहां का स्ट्रेटम कॉर्नियम हमारा हट चुका है, ठीक है, यानी कि घर्षण वगैरह से रोकता है हमको। एंड द टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन उम्मीद है आप लोगों को याद होंगे, है ना, एचएपी के फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़े थे टाइट जंक्शन। इन सेल्स के बीच में टाइट जंक्शंस होते हैं, बिटवीन सेल्स ब्लॉक मोस्ट केमिकल्स एंड माइक्रोब्स, सेल्स के बीच में टाइट जंक्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से अगर कोई माइक्रोब आता भी है तो उसे पेनिट्रेट करके अंदर घुस नहीं पाता है, ठीक है। प्रोटेक्शन हो गया मैकेनिकल और केमिकल। दूसरा देखते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल का मतलब इम्यून सिस्टम से है हमारा, ठीक है। लैंगरहंस सेल्स यानी कि इम्यून सेल्स, स्किन के अंदर जो इम्यून सेल्स पाए जाते हैं उनका नाम बताइए। ये आपका एमसीक्यू है, तो उसका नाम क्या है, लैंगरहंस सेल्स है, ठीक है। पेट्रोल, पुलिस पेट्रोलिंग करती है, घूमती है चारों तरफ, वैसे ये पेट्रोलिंग पे रहते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है। फॉर पैथोजन, और देखते हैं कोई पैथोजन तो नहीं आ गया है। द एसिड मेंटल थिन फिल्म ऑफ स्वीट एंड सीबम विद लो पीएच, ठीक है। एक तो बायोलॉजिकल बैरियर की बात करें अगर हम लोग, बायोलॉजिकल जो हमारा फिजिकल बैरियर है, मतलब प्रोटेक्शन है, एक तो इसके अंदर लैंगरहंस सेल्स पाए जाते हैं। दूसरा, हमारे हाथ पर एसिड मेंटल, यानी कि जो पसीना होता है,
ठीक है, पतला सा फिल्म पसीने की हमेशा बनी रहती है, और सीबम केमिकल से निकलता है ग्लैंड से, ठीक है, और इसका पीएच काफी कम होता है, और इस लो पीएच पे हमारे बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं हो पाती, बैक्टीरिया मर जाता है। ठीक है, आगे आते हैं। यूवी रेडिएशन, जब लाइट पड़ती है, ठीक है, तो उसमें क्या पाई जाती है, यूवी रेडिएशन पाई जाती है। तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं, साइट, देखो जब भी साइट वर्ड लग जाएगा समझ लो एक सेल है। तो मेलानोसाइट एक सेल है जो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन पिगमेंट, जो शरीर में कालापन आता है। आप लोग देखते हो धूप में निकल जाते हैं हाफ टी शर्ट पहन के, तो आधा सफेद और आधा काला हो जाता है, तो बाकी जो जहां काला पड़ गया है वहां पर ये मेलानोसाइट जो सेल्स हैं, इन्होंने ढेर सारा मेलानिन प्रोड्यूस कर दिया है। क्यों? ये जो कालापन है ये हमको बचाता है यूवी लाइट से, और यूवी लाइट की वजह से अगर डीएनए में डैमेज होने की संभावना होती है जिससे कि कैंसर वगैरह हो सकता है, उससे हमको ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एक एक चीज बेटा सब आपका एमसीक्यू है, और ये एक्चुअली इस क्वेश्चन को बाद में रखना था एनाटॉमी के बाद, पहले है, कोई बात नहीं। ठीक है, अभी एनाटॉमी पढ़ेंगे, आप लोग क्या करिएगा, थोड़ा सा है ना, इसको वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके अगर बाद में देखते हैं तो फास्ट फॉरवर्ड करके पहले एनाटॉमी कवर करिएगा, फिर ये कवर करिएगा, बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि स्टार्टिंग के थोड़े टर्म्स है वो और इजी हो जाएंगे आपके लिए। स्टार्टिंग से पढ़ो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा इसका काम है सेंसेशन। ऑब्वियसली बात है, सेंसेशन हर प्रकार के, जैसे कि हमको टच के लिए, प्रेशर वाइब्रेशन के लिए, पेन और टेम्परेचर के लिए, टच वाया हेयर मूवमेंट, जो हल्का हल्का हेयर हम फेदर टच करते हैं उसके लिए, हर किसी टच के लिए अलग टाइप का क्या है, रिसेप्टर्स है, अ वास्ट नेटवर्क ऑफ सेंसरी रिसेप्टर्स। तो लाइट हल्का टच के लिए मीजनर्स रिसेप्टर्स हैं या मीजनर्स काप्सल्स कहते हैं। डीप प्रेशर दबा रहे हैं या वाइब्रेशन हो रहे हैं उसके लिए इसे पैक्सिनियन काप्सल्स कहते हैं। पेन या टेम्परेचर के लिए फ्री नर्व एंडिंग्स, पूरी बॉडी में फ्री नर्व्स ऐसे खाली ना ऐसे करके टच कर रहे हैं ऊपर आकर के, इसके ऊपर जैसे ही दर्द हो, गर्म लगेगा या नोकीली चीज चुभेगी तो तुरंत उसको क्या करता है, वो सेंस करता है। हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स होते हैं टच वाया हेयर मूवमेंट, जो हेयर फॉलिकल के रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो फेदर टच को महसूस करवाते हैं हमको। ठीक है, तो सेंसेशन आ गया, प्रोटेक्शन आ गया, और देखें क्या काम है स्किन के। थर्मो रेगुलेशन, स्किन रेगुलेट करती है बॉडी टेम्परेचर को, ऑब्वियसली बात है, पसीना निकालती है अपने अंदर से और बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश करती है थ्रू टू मेन मैकेनिज्म। दो मैकेनिज्म है, पहला है कूलिंग। कूल कैसे करेगी? वैसोडाइलेशन ऑफ डर्मल ब्लड वेसल्स। एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है, उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं, वो जो ब्लड वेसल्स होती हैं डायलेट कर जाएंगी, फैल जाती हैं। फैलने से क्या होगा? इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द सरफेस टू रेडिएट हीट। ज्यादा से ज्यादा ब्लड सरफेस पे आएगा और बॉडी अगर अंदर से गर्म हो रही है तो वो सारी हीट बाहर की तरफ रेडिएट हो जाएगी। जैसे नहीं गर्म बर्तन से बाहर हीट निकलती है, उसी तरह आप लोग कभी देखो कि रनिंग वगैरह करते हो या कहीं पे कोई वर्कआउट कर रहे हो तो हाथ पास में रखो तो हीट सी निकल रही होती है। ठीक है, दूसरा है स्वेटिंग वाया एक्रिन ग्लैंड। स्वेटिंग जो एक्रिन ग्लैंड के थ्रू होती है, देन कूल्स द बॉडी थ्रू एवापोरेशन। ये जो स्वेटिंग हो रही है, पसीना बॉडी से बाहर आया और हमारे बॉडी की सरफेस की हीट से वो एवापोरेट हो जाता है, यानी कि बॉडी की जो हीट है वो हीट एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, किसमें खर्च हो जाती है? पसीने को भाप बनाने में। तो हमारे वो भाप बनाने में खर्च होगी तो बॉडी की हीट धीरे धीरे कम हो जाती है, बॉडी ठंडी होने लगती है। वार्मिंग, अब गर्म कैसे करेंगे? ये उल्टा हो जाएगा। कूलिंग के लिए डायलेशन था, अगर बॉडी को गर्म रखना है तो वैसो कंस्ट्रिक्शन ऑफ डर्मल ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल होती है यहां पर वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगी, कंजर्व करेंगी हीट को बाय कीपिंग वार्म ब्लड डीपर इन द बॉडी। गर्म खून को अंदर रखेंगे, किनारे पे सरफेस पे लेके नहीं आएंगी। ठीक है, अगला जो मेन काम करती है हमारी स्किन या इंटेगुमेटरी सिस्टम, कुछ भी कह लो, विटामिन डी सिंथेसिस, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही हम लोग बाहर निकलते हैं और अच्छा लाइट के बहुत सारे कंपोनेंट है, उसमें से जो यूवी बी, अल्ट्रावायलेट बी जो लाइट होती है वो क्या करती है? अ कोलेस्ट्रॉल बेस्ड प्रिकर्सर इन कैराटिनोसाइट्स। जो कैराटिनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं हमारे स्किन के अंदर, उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल से बना हुआ एक केमिकल होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है विटामिन D3 में। समझना ध्यान से, ये विटामिन D3 फिर आगे बॉडी में सर्कुलेट होता है, पहुंचता है लिवर और किडनी के पास। वहां पर लिवर और किडनी इसको मिलकर के कन्वर्ट कर देते हैं एक्टिव हार्मोन कैल्सीट्रायोल। ये हमारा मेन विटामिन डी आ गया, विच इज इसेंशियल फॉर कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। और ये कैल्सीट्रायोल ही है जो कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, हम जो भी कैल्शियम खाते हैं वो हमारे इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो, उसके लिए कैल्सिट्रायोल यानी कि विटामिन डी जरूरी है। पांचवा है एक्सक्रीशन, नो डाउट बहुत ज्यादा नहीं लेकिन स्मॉल अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट लाइक यूरिया, अमोनिया और सॉल्ट पसीने के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं, आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी डिजॉल्व्ड इन स्वेट, जो कि पसीने में घुला हुआ होता है कौन, यूरिया, अमोनिया एंड साल्ट, वो बाहर निकल जाते हैं। इम्यूनिटी हमने देखा अभी, एक लैंगरहन सेल्स है जो कि डिटेक्ट करते हैं, रिस्पॉन्ड टू पैथोजन डेट ब्रीच मतलब तोड़ना स्किन्स आउटर लेयर, जो भी बैक्टीरिया वायरस स्किन की आउटर लेयर को तोड़ करके अंदर आने की कोशिश करता है, ये उसको पकड़ लेगा कि चल भैया अंदर अब, ठीक है, उसकी मार कुटाई चालू हो जाएगी। करता कैसे है ये, दे आर इंपॉर्टेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है, सोशल फार्मेसी हम लोगों ने पढ़ा था एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है चैप्टर नंबर 2 में। क्या होते हैं ये मतलब जो भी पैथोजन होगा ना उसको पकड़ के तोड़ेंगे और उसका एक एंटीजन जो उसकी बॉडी का होता है उसको ले जाकर के मेन हमारे बी सेल्स और टी सेल के पास ले जाके पहुंचा देंगे, देखो एंटीजन आ गया है, अलर्ट हो जाओ, यानी कि दूसरे सिस्टम को जगाने का काम कर रहा है। दे कैप्चर एंटीजन एंड ट्रेवल टू द लिम्फ नोड टू अलर्ट अदर इम्यून सेल्स, और पहुंच जाते हैं फटाफट दौड़ के लिम्फ नोड के पास और दूसरे सिस्टम जो वहां मौजूद है हमारे पास बी सेल टी सेल का, उसको एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है ब्लड रिजर्वायर, यानी कि कहीं ना कहीं एक तरह से ब्लड का भंडारण है। कैसे, द डर्मिस कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, यहाँ पे ब्लड वेसल्स का बहुत ही जबरदस्त बहुत बड़े लेवल पे नेटवर्क है, दैट कैन होल्ड अ सिग्निफिकेंट वॉल्यूम ऑफ ब्लड अप टू 10% ऑफ टोटल ब्लड फ्लो एट रेस्ट। जब हमारी बॉडी रेस्ट पे है तो इन ब्लड वेसल में लगभग बॉडी का 10% खून मौजूद होता है। ड्यूरिंग स्टेरनस एक्सरसाइज, स्टेरनस मतलब जब हम कड़ी एक्सरसाइज करते हैं या कोई दूसरी नीड है, दिस ब्लड कैन बी शंटेड टू मसल्स, यही ब्लड शंटेड मतलब शंटिंग होती है, कनेक्ट कर दिया जाता है हमारे मसल्स के पास और दूसरे वाइटल ऑर्गन के पास जो कि बिजी है उस समय एक्सरसाइज या किसी और चीज के लिए जहां पे खून की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास मेन इसके फंक्शन है, चाहे स्किन के कह लो या इंटेगुमेटरी सिस्टम कह लो, बात एक ही है, फंक्शन यहां तक लिखना है आपको। तो अगर क्वेश्चन आता है डिटेल अबाउट इंटेगुमेटरी, जनरल क्वेश्चन आया है तो बताऊंगा उसमें क्या आंसरिंग करनी है। फिलहाल इंटेगुमेटरी सिस्टम हो उसके अंदर स्किन आती है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो इंटेगुमेटरी सिस्टम के अंदर स्किन था उसकी डिटेल एनाटॉमी लेके चलेंगे, ठीक है, जो कि प्रॉपर हमारे सिलेबस में मेंशन है, एनाटॉमी ऑफ स्किन। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ रहा है, 3 नंबर से लेके 5 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है। ये स्टार्ट करें, ठीक है, वो अभी पीवाईक्यू के माध्यम से आप लोग समझ जाओगे, जो प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग, वहां पे आपको क्लियर कट चीजें समझ में आएगी कि किसके अंदर क्या चीज लिखनी है। स्किन आएगा तो सीधा आपको ये लिख देना है, इंटेगुमेटरी सिस्टम में क्या आंसरिंग करनी है वो क्वेश्चन के हिसाब से आप लोगों को मैं एक्सप्लेन करूंगा। स्किन की बात करें तो स्किन, इसको दूसरा नाम ऑल्सो नोन एज क्यूटेनियस मेम्ब्रेन, दिस इज योर एमसीक्यू। ठीक है, कवर्स द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, बॉडी का पूरा एक्सटर्नल सरफेस को कवर करता है। अगेन एमसीक्यू, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, बच्चों को पता ही नहीं है, बहुत से बच्चों को नहीं पता, मैं ये नहीं कह किसी को नहीं पता, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन, ठीक है, जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है, लार्जेस्ट ऑर्गन स्किन है, यस, इन वेट, ठीक है, बॉडी इन वेट, वेट के हिसाब से पूरी स्किन निकाल के उसका वेट किया जाएगा तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। इन अडल्ट द स्किन कवर एन एरिया अबाउट 2 स्क्वायर मीटर, लगभग 22 स्क्वायर फीट, 22 स्क्वायर फीट है ना, 22 स्क्वायर, 22 बाय 22, एक लंबा चौड़ा प्लॉट हो गया, उतना स्किन कवर कर रहा है। और इसका वजन देखो 4.5 से 5 किलो तक का होता है, लगभग 7% ऑफ टोटल बॉडी वेट, काफी वेट होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्किन की खासियत है। ये जब भी स्किन का आएगा स्टार्टिंग में आप थोड़ा इस तरह से इसको डिफाइन कर देंगे। इसके 3 लेयर होती हैं, सबसे ऊपर होती है एपिडर्मिस, द सुपरफिशियल, सुपरफिशियल मतलब सबसे ऊपरी, थिनर होती है, काफी पतली होती है, विच इज कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। टिश्यूज आपको दिमाग में रखनी है कि किस प्रकार के टिश्यूज में पाए जाते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यूज इज द एपिडर्मिस। ठीक है, कंपोज एपिथेलियल टिश्यू इज एपिडर्मिस। ठीक है, ये सुपरफिशियल पतला सा पोर्शन होता है, इसके अंदर एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है, इसको एपिडर्मिस कहते हैं। डर्मिस, उसके नीचे आ जाओ। अब यहां पे देखो बेटा, मैं आपको बताऊं दिक्कत कहां आएगी। अगर आपको एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, टिश्यू दिमाग से निकल गया है, तो फिर
आपको लगेगा ये क्या आ गया, ठीक है। अब आप केवल इतना लिख दोगे सुपरफिशियल है, ठीक है चलेगा, लेकिन सुपरफिशियल भी है, थिनर भी है और एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। तो एक अलग ही मजा है फिर एग्जाम में लिखने का, ठीक है, किस प्रकार के टिश्यू पाए जाते हैं। क्योंकि एनाटॉमी बता रहे हो तो बतानी पड़ेगी, और इसको बहुत सिंपल कर सकते हैं एक लाइन में ऐसे बता दिया करके, लेकिन वो फिर आपका 11th-12th वाला हिसाब हो जाएगा। अभी आप डिप्लोमा कोर्सेज में हैं तो थोड़ी डिटेलिंग करनी पड़ेगी। डर्मिस द डीपर थिकर, थोड़े गहराई में होता है, मोटा होता है, इसके मुकाबले मोटा है। कनेक्टिव टिश्यू पोर्शन होता है, कनेक्शन का काम करता है, इज द डर्मिस। वाइल द एपिडर्मिस इज एवस्कुलर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आगे करेंगे। एपिडर्मिस इज एवस्कुलर, एपिडर्मिस के पास कोई भी ब्लड वेसल्स या ब्लड वाला सिस्टम नहीं होता है। दिस इज योर एमसीक्यू। ये एपिडर्मिस एवस्कुलर है बट डर्मिस इज वस्कुलर। डर्मिस जो है वो वस्कुलर है, उसके अंदर भर भर के ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ठीक है। डर्मिस का जो ब्लड होता है वो जितना भी न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन लेके आता है उसी से वो एपिडर्मिस को भी न्यूट्रिएंट्स पहुंचाता है, ठीक। फॉर दिस रीजन, इसी कारण से इफ यू कट द एपिडर्मिस देयर इज नो ब्लीडिंग। आप कई बार होता है ना सबसे ऊपर जैसे ये खाल से उतार देते हो और कोई खून नहीं आता, या कई बार हल्का सा छिल जाता है हाथ, एक खाल ऊपर से उधर के आती है, आप लोग देखते होंगे, और किसी प्रकार का कोई खून नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसमें है ही नहीं ब्लड वेसल्स। बट इफ द कट पेनिट्रेट टू द डर्मिस, लेकिन डर्मिस तक अगर कट चला गया देन देयर इज ब्लीडिंग, तब फिर ब्लीडिंग आ जाएगी, खून आ जाएगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तीसरी लेयर को देखें। तीसरी लेयर है हाइपोडर्मिस, डीप टू द डर्मिस, डर्मिस के भी नीचे, बट नॉट द पार्ट ऑफ स्किन। हाइपोडर्मिस को स्किन का पार्ट नहीं मानते, बट स्किन के साथ उसको पढ़ा जाता है, ठीक है। इसी को हम लोग सबक्यूटेनियस कहते हैं। दिस इज योर एमसीक्यू। और यहीं पर हमारे क्या लगते हैं? इंजेक्शन लगते हैं, ठीक है। डर्मिस में भी लगते हैं, सबक्यूटेनियस होते हैं, कुछ क्यूटेनियस होते हैं, ठीक है। ज्यादातर सबक्यूटेनियस होते हैं, कुछ डर्मा में लगने वाले भी इंजेक्शन होते हैं। खैर, सब क्यू करके लेयर कहा जाता है। ऑल्सो कॉल्ड हाइपोडर्मिस, हाइपो मतलब बिलो, इज लेयर कंसिस्ट ऑफ एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू। आप देख सकते हैं सबके अंदर टिश्यू अलग अलग है, और आपके बेटा जो एक्सट्रीम लेवल के एमसीक्यू बनते हैं वो यहीं से बन रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू है एपिडर्मिस में, डर्मिस में कहां गया? कनेक्टिव टिश्यू है, एंड हाइपोडर्मिस के अंदर आप किसके बने होते हैं? एरियोलर एंड एडिपोज टिश्यू के, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग स्किन को उसको देख लेते हैं। अब जरा ध्यान से समझते हैं इसको। देखो सबसे ऊपर की लेयर यहां तक, ये जो लेयर है, ये जो उतार दी है इसको, ठीक है। ये ऊपर की क्या है? एपिडर्मिस है, ये इतना यूं यूं इस टाइप से लेयर सी रहती है। सबसे ऊपर एपिडर्मिस, फिर इसके नीचे डर्मिस। इसमें हम देख सकते हैं ये ग्लैंड्स हैं, फिर ये ब्लड वेसल्स हैं, नर्व्स हैं, ठीक है। ये देखो देखो एपिडर्मिस से ऊपर जाके क्या निकल रहा है? स्वीट पोर, पसीने का छेद है, लेकिन जो ग्लैंड है वो डर्मिस में पाई जा रही है, ठीक है। सबक्यूटेनियस ग्लैंड, देन एरेक्टर पिलाई मसल्स, जो मसल्स हैं, थोड़ी बहुत हेयर फॉलिकल्स हैं, स्वेट ग्लैंड है, ठीक है। सेंसरी नर्व्स हैं, एडिपोज टिश्यू तो नीचे चला गया फिर, ठीक है, सबक्यूटेनियस के अंदर। तो ये सब चीजें, मैक्सिमम चीजें हमारी किस में पाई जाती हैं? डर्मिस में पाई जाती हैं। फिर उसके नीचे सबक्यूटेनियस लेयर आती है। मोस्टली देखो येलो येलो दिखा रखा है क्योंकि एडिपोज टिश्यू फैट, स्किन के नीचे फैट होता है वो यही सबक्यूटेनियस लेयर में ही होता है डिपॉजिट जा करके, ठीक है। चलो अब बारी बारी से हम कवर करते हैं, पहले एपिडर्मिस फिर डर्मिस, ठीक है। इसको डिटेल में देख रहे हैं। ये स्टार्टिंग में मैंने बताया था, ये जस्ट एक वो था कि इसकी 3 लेयर है, उसका बेसिक इंट्रो दे दिया था, बट यहां पर अब हम डिटेल में चलेंगे इसको। द एपिडर्मिस इज द थिन आउटरमोस्ट, थिन है, आउटरमोस्ट है, एवस्कुलर है, हैज नो ब्लड वेसल्स, एमसीक्यू है ये। गेट्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डर्मिस, ये अपना न्यूट्रिएंट्स डर्मिस से लेता है, नीचे वाली लेयर से लेता है। ऑफ द स्किन प्रोवाइड प्रोटेक्शन, और ये इसका मेन काम क्या है? प्रोटेक्शन देना। इट इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा वाला टिश्यू पाया जाता है? एक तो स्क्वैमस है और स्ट्रेटिफाइड, कई सारी लेयर परतों में पाया जाता है ये, इसीलिए स्ट्रेटिफाइड और स्क्वैमस एपिथेलियम। टाइप्स ऑफ टिश्यू, ठीक है, ये आपका एमसीक्यू में क्वेश्चन बनता है टफ, क्योंकि यहां पर वो पूछ ले जा रहा है कि कौन से टाइप का टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। इट कंपोज्ड प्राइमरली ऑफ केराटिनॉइड सेल्स, अगेन एमसीक्यू।
मुख्य रूप से जो एपिडर्मिस है इसके अंदर केराटिनॉइड सेल पाए जाते हैं, सेल्स दैट प्रोड्यूस केराटिन। केराटिन जो प्रोटीन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाटरप्रूफ भी होता है हमारा और टफ भी होता है काफी। एंड इज स्ट्रेटिफाइड इनटू सब लेयर। स्ट्रेटिफाइड मतलब कई सारी मल्टीपल लेयर में स्ट्रेटा इसके बने हुए होते हैं, ठीक है। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस, अब एपिडर्मिस की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं। अब देखो मैं आपको बता रहा था जैसे कि ये इस तरह से लेयर, ये आई इस तरह से, ठीक है, तो ये पूरा पार्ट क्या है, एपिडर्मिस है। अब एपिडर्मिस का डायग्राम लेके आया हुआ हूं मैं, समझो ध्यान से। ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे, ये है ना डर्मिस, ये लेयर तक। तो अगर मैं इसकी देखो सेल्स की बात करूं तो इसमें मेलानोसाइट सेल्स, ठीक है। देन हमारे पास इसी मेलानोसाइट्स के अंदर हमारे पास कहाँ गया, बसेल, और ये हो गया केराटिनॉइड सेल्स हो गए, ठीक है, टेक्टाइल सेल्स हो गए, और ये कुछ मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि इम्यून सिस्टम का काम करते हैं, ठीक है। अब अगर लेयर वाइज बात करूं तो सबसे नीचे की लेयर को हम स्ट्रेटम बसेल कहते हैं, फिर ऐसी थोड़े से और ऊपर बढ़ेंगे तो स्ट्रेटम स्पाइनोसम, इसमें स्पाइंस जैसे निकले रहते हैं तो स्पाइनोसम है। देन स्ट्रेटम ग्रैन्युलोसम, थोड़े फ्लैट टाइप के हो गए हैं। देन स्ट्रेटम ल्यूसिडम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। क्या डिफरेंस आता है इसमें, ये बारी बारी से अभी समझेंगे, इंपॉर्टेंट है। और ध्यान रखेंगे सुपरफिशियल मतलब ये टॉप है, ये लेयर हम लोग ऊपर देख पा रहे हैं, ये डेड केराटिनोसाइट्स, डेड होते हैं वाली सेल्स, और ये केराटिनोसाइट्स होते हैं। सबसे ऊपर की लेयर जो डेड है, जो मैल के रूप में निकल जाती है, उनका नाम क्या है, डेड केराटिनोसाइट्स, ठीक है। चलो इसको बारी बारी समझते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं एपिथेलियल के अंदर, सॉरी एपिडर्मिस के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं। एपिडर्मिस को दो पार्ट में कवर करेंगे, उसके अंदर कितने टाइप के सेल्स होते हैं, वो कितनी लेयर्स में होता है, ध्यान रखना भी इस चीज को। एपिडर्मिस में सेल्स और लेयर्स, ठीक है, ये दोनों आपको डिफाइन करनी पड़ेंगी। तो सेल्स की बात कर लें पहले। सेल्स देखो मैंने लिख भी दिए हैं, केराटिनोसाइट सेल्स, मेलानोसाइट, इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस एंड टेक्टाइल एपिथेलियल सेल्स। अब ये सेल्स क्या होते हैं, इनका क्या काम है, फटाफट देखते हैं। तो केराटिनोसाइट्स ये लगभग एपिडर्मल का 90%, यानी कि एपिडर्मिस में 90% सेल्स जो है वो केराटिनोसाइट्स होते हैं, ठीक है। क्या काम करते हैं ये, विच आर अरेंज्ड इन 4 और 5 लेयर्स, कम से कम 4 से 5 लेयर होती है। एंड प्रोड्यूस प्रोटीन केराटिन, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। केराटिनोसाइट्स प्रोटीन केराटिन को बनाते हैं, और ये केराटिन ही होती है फॉर स्ट्रेंथ एंड वाटर प्रूफिंग। विच प्रोटीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर प्रूफिंग, जो हमारे बालों में है, नेल्स में है, या हमारी स्किन में है, केराटिन। सुनते हुए आ रहे होंगे आप लोग। केराटिन इज अ टफ, काफी टफ होता है, फाइब्रस प्रोटीन दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट द स्किन। इसकी यही स्किन को घर्षण लग रहा है, चोट लग रहा है, इससे बचाता है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है। स्किन एंड अंडरलाइंग टिश्यूज फ्रॉम एब्रेशन, एब्रेशन का मतलब होता है घर्षण, हीट, माइक्रोब्स एंड केमिकल, इन सब चीजों से जो बचाता है प्रोटीन हमें, दैट इज द केराटिन। स्किन की एपिडर्मिस को जो मजबूती मिल रही है वो प्रोटीन केराटिन की वजह से मिल रही है। दूसरे सेल्स हैं मेलानोसाइट्स, ये लगभग 8% होते हैं टोटल एपिडर्मल सेल्स में। टोटल सेल को अगर 100% कर दे, 90% ये है, 8% ये है, ठीक है। मेलानोसाइट विच प्रोड्यूस द पिगमेंट मेलानिन, ये भी आपका एमसीक्यू है, मेलानिन कौन पिगमेंट करता है, या ये सेल्स कहां पाए जाते हैं। मेलानिन इज येलो, रेड और ब्राउन ब्लैक पिगमेंट होता है ये, ठीक है, दैट कॉन्ट्रीब्यूट टू द स्किन कलर। इसी की वजह से जो हमारी स्किन का कलर है, जो हमारे स्किन का कलर आ रहा है, वो मेलानिन की वजह से है कि ब्राउन टू ब्लैक रहेगा, येलो रेड, ठीक है। एंड एब्जॉर्ब डैमेजिंग अल्ट्रावायलेट लाइट, जो अल्ट्रावायलेट लाइट का जो डैमेजिंग पार्ट होता है, जो हमारी स्किन को डैमेज कर सकता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इंट्रा एपिडर्मल मैक्रोफेजेस, ध्यान से सुनो, इंट्रा यानी कि बीच में, एपिडर्मल, एपिडर्मल सेल्स के बीच में पाए जाने वाले मैक्रोफेजेस। डायग्राम दिखाओ, ये देखो, ये इंट्रा एपिडर्मल मैक्रो, ये कहीं बीच में एक आध इस तरह से, मतलब क्वांटिटी काफी कम होती है, बीच बीच में होते हैं इस टाइप से। मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, इसी को हम लोग लैंगरहंस सेल्स भी कहते हैं। कहां से आते हैं, रेड बोन मैरो से आते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं और वहां से फिर माइग्रेट कर जाते हैं एपिडर्मिस में, फिर आते हैं ब्लड से होते हुए, फिर वहां से निकल करके फाइनली धीरे से एपिडर्मिस में जाके बैठ जाते हैं। क्या काम करेंगे, कोई भी पैथोजन आएगा उसे डिटेक्ट करने का काम करते हैं।
दे पार्टिसिपेट इन इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यून के रिस्पॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स मतलब डिफेंस करने में। एक्ट एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल फॉर द इम्यून सिस्टम। मैंने बताया कि कोई भी अगर बैक्टीरिया वायरस घुसेगा तो ये क्या करेगा, उसको पहले मार देगा, एक आध को मार देगा, मार करके उसका जो एंटीजन होता है यानी कि जो डिजीज कॉजिंग पार्ट होता है उसको अपने ऊपर लगा लेगा और लेके भागेगा कहाँ, लिम्फ नोड के पास। वहां पे मौजूद है हमारे मेन ताकतवर खिलाड़ी बी सेल्स और टी सेल्स, उनको जाके दिखाएगा देखो देखो बैक्टीरिया आ गया, ठीक है। फिर वो एक्टिवेट होते हैं और तुरंत पूरी बॉडी में फैलना स्टार्ट करते हैं। पूरा डिटेल उसका बी सेल टी सेल कैसे काम करते हैं, फिर वो पूरी डिटेलिंग हमने कहां पढ़ रखी है, सोशल फार्मेसी के चैप्टर नंबर 2 में। तीसरे नंबर पे है टैक्टाइल। टैक्टाइल हमको वर्ड समझ में आ रहा है, टैक्टाइल यानी टच। ऑल्सो कॉल्ड मर्कल सेल्स आर द लीस्ट न्यूमरस, सबसे कम होते हैं एपिडर्मल सेल्स में। दे आर लोकेटेड इन द डीपेस्ट लेयर, सबसे अंदर होते हैं। डिटेक्ट टच सेंसेशन, ठीक है ना, टच वाले सेंसेशन को ये क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। तो टैक्टाइल। दूसरा नाम क्या है, मर्कल सेल्स। अगेन एमसीक्यू। देखो इसमें ईयर के अंदर भी ढेर सारे टर्म्स थे, यहां पर भी ढेर सारे टर्म्स हैं। समझ में जब पढ़ाऊंगा तो समझ में सब आएगा, आ भी रहा होगा, लेकिन याद रखने के लिए कॉपी पेन साथ में होना चाहिए। 2-2 3-3 पॉइंट हेडिंग वाइज डाल करके याद करिएगा तो जल्दी याद हो जाएगा। ओके, हमने क्या पढ़ा, फिर से थोड़ा सा बैक लेके चलता हूं ताकि चीजें दिमाग में रहे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, एपिडर्मिस पढ़ रहे थे, उसके अंदर 2 पार्ट हैं, सेल्स और लेयर। तो पहले हमने सेल पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेयर्स, ठीक है। नॉर्मली पूरी बॉडी में नॉर्मली 4 होती हैं, 5 लेकिन पाई जाती हैं कहीं कहीं पे, जैसे ये सोल है मतलब हाथ का पाम है और जो सोल है पैर का, वहां 5 पाई जाती हैं। तो हम टोटल 5 को यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। फ्रॉम डीपेस्ट टू सुपरफिशियल, ये कई बार अरेंज करने को आता है। ये डीपेस्ट है मतलब सबसे नीचे है और ये सबसे ऊपर है, स्ट्रेटम कॉर्नियम। फिर से दिखाता हूं मैं आप लोगों को, देखो स्ट्रेटम बसेल सबसे नीचे, देन स्ट्रेटम कॉर्नियम सबसे ऊपर, टॉप पर है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है, चलो बारी बारी से कर लेते हैं फटाफट। ओके, स्ट्रेटम बसेल जो बेस में पाया जाता है, डीपेस्ट लेयर एमसीक्यू बनेगा ऑफ द एपिडर्मिस इज द स्ट्रेटम बसेल। सिंपल, द स्ट्रेटम बसेल इज नोन एज द स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम। जर्मिनेटिवम किसी चीज को पैदा कर रहा है, जर्म कर रहा है, जर्मिनेट कर रहा है, किसको, टू इंडिकेट इट्स रोल इन फॉर्मिंग न्यू सेल्स। इसको हम लोग स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं कि जो कैरेटिनाइज सेल होते हैं उनको, कैरेटिनोसाइट सेल्स होते हैं उनको क्या कर रहा है, ये डिवाइड करके न्यू सेल्स बना रहा है। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंगल रो ऑफ क्यूबॉइडल और कॉलमनर। सिंगल रो होती है, या तो क्यूबॉइडल शेप के होंगे या कॉलमनर सेल्स के होंगे कैरेटिनोसाइट्स। देख लेते हैं, देखो सिंगल रो है ये, है ना, एक ही रो है, ठीक है। और किसका बना हुआ है ये कैरेटिनोसाइट्स का, ठीक है। सम सेल्स इन दिस लेयर आर स्टेम सेल्स। कुछ सेल्स स्टेम सेल्स होते हैं यानी कि जो नए ग्रो कर सकते हैं। दैट अंडरगो सेल डिवीजन टू कंटिन्यूली प्रोड्यूस न्यू कैरेटिनोसाइट्स। सारे नहीं, कुछ सेल्स स्टेम सेल्स होते हैं। हम सबको पता है स्टेम सेल्स के अंदर पावर होती है डिवाइड करने की। मेलानोसाइट्स and tactile epithelial cells are also scattered among the keratinocytes of the basal layer। इसी बेसल लेयर में टैक्टाइल और मेलानोसाइट भी हमको दिख जाएंगे। देखो मैं दिखाता हूं, सबसे नीचे की लेयर ये है, ठीक है, यही तो है सबसे नीचे की लेयर, स्ट्रेटम बसेल। इसी में बीच बीच में देखो काला काला पिगमेंट छोड़ रहे हैं ये मेलानोसाइट। इसी में बीच बीच में टैक्टाइल एपिथेलियम सेल्स जो कि हमारे टच वाले सेंसेस को काम करते हैं, ठीक है। ये पूरी नीचे की लेयर है, ये बात समझ में आई। इसी लेयर में मेलानोसाइट सेल्स और टैक्टाइल सेल्स पाए जाते हैं स्ट्रेटम बसेल में, ठीक। आगे आते हैं, स्ट्रेटम स्पाइनोसम या स्पाइनल लेयर टर्म्स है बेटा। आगे बढ़ने से पहले इमेजिनेशन किया करो कि अच्छा ये डायग्राम है, ये लेयर है मेरी, इसके 2 पार्ट हैं, सेल्स ये पाए जाते हैं, हम ये लेयर्स पढ़ रहे हैं। थोड़ा सा ऑर्गन से मैं बता चुका हूं, दिक्कत आती है, ठीक है। इमेजिनेशन करते हुए चलोगे, पढ़ते हुए चलोगे तो ठीक, डायरेक्ट ऐसे ही एकदम पढ़ोगे रैंडम तो दिक्कत आएगी, ठीक है। यहां पर आपको पूरा सीक्वेंस, पहले क्या पढ़ा, फिर क्या था, फिर क्या है, ये दिमाग में रखना पड़ेगा। स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्पाइनोसम का मतलब होता है स्पाइनी यानी कि कांटेदार।
समझते हैं। ये जो हम देख सकते हैं, जो बीच के सेल्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, ओके, ये बीच के सेल्स है, इसमें देखो ऐसे कांटे कांटे से निकले हुए हैं, और ये कांटे और कुछ नहीं है, एक दूसरे को कनेक्शन में हेल्प कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो यहीं पे इसमें नहीं है, इसमें कहीं है, इस टाइप का नहीं है, इसमें कहीं पे भी नहीं है ना, जुड़े हुए आपस में डायरेक्ट ये। तो इसी का नाम क्या पड़ गया, स्ट्रैटम स्पाइनोसम या स्पाइनी लेयर। सुपरफिशियल टू स्ट्रैटम बसेल, सुपरफिशियल टू स्ट्रैटम बसेल, स्ट्रैटम बसेल के ऊपर होते हैं इज द स्ट्रैटम स्पाइनोसम। दिस स्ट्रैटम मेनली कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस केराटिनोसाइट्स। इसके अंदर, अच्छा, जो बेसेल था उसमें एक ही लेयर थी, इसके अंदर कई सारे केराटिनोसाइट सेल्स होते हैं जो कि 8 से 10 लेयर में अरेंज होते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये 1 2 3 4 से कई लेयर में स्ट्रैटम स्पाइनोसम, ये कई सारी लेयर्स में अरेंज हो रखे हैं, ठीक है। केराटिनोसाइट्स इन दिस लेयर बिकम कनेक्टेड बाय स्पाइनी प्रोजेक्शंस। यहां पे हम देख सकते हैं जो केराटिनोसाइट्स हैं, ध्यान रखना सेल से सारे के सारे केराटिनोसाइट्स ही हैं जो ऊपर लेयर चलती जाएंगी। बीच बीच में हमको मेलानोसाइट वो सारे सेल दिखाई पड़े थे। बेसेल की जो लेयर है वो भी किसकी बनी हुई है, केराटिनोसाइट्स की बनी हुई थी। उसी के बीच बीच में हमको टैक्टाइल और मेलानोसाइट मिल गए थे। अब ऊपर बढ़ेंगे तो नीचे इस वाली लेयर में जो न्यू स्टेम सेल्स है ना, जो नए सेल्स बने हैं, ऊपर बढ़ते जाएंगे और ग्रो होते चले जाएंगे, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे केराटिनोसाइट्स होते हैं जो कि 8 से 10 लेयर में अरेंज होते हैं। केराटिनोसाइट्स इन दिस लेयर बिकम कनेक्टेड बाय स्पाइनी प्रोजेक्शन, वो एक दूसरे से स्पाइनी कांटेदार प्रोजेक्शंस यानी कि उभार जो होते हैं उनसे कनेक्ट होते हैं। दस द नेम, इसीलिए इनका नाम पड़ गया स्पाइनी लेयर। और जो स्पाइन्स होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, डेस्मोजोम्स नाम दिया हुआ है, जो कि प्रोवाइड करती है स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, कि जो लेयर है उसमें स्ट्रेंथ बनी रहे, टूटे फूटे नहीं और फ्लेक्सिबल रहे थोड़ा बहुत। कंटेन्स लैंगरहैंस सेल्स और फॉर इम्यून डिफेंस। इसी के अंदर स्ट्रैटम स्पाइनोसम के अंदर ही हम देख सकते हैं हमारे पास मैक्रोफेजेस, इंट्राडर्मल मैक्रोफेजेस जो है सेल्स पाए जा रहे हैं, ठीक है, क्लियर है। अब सबसे डीप ये थी, उसके ऊपर कौन सी आ गई, स्पाइनोसम आ गई। अब यहां से हमको ध्यान देने लायक बात है स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम या ग्रैन्युलर। ग्रैन्यूल्स मतलब दाना। हमारा सेल यहां पर क्या था, हम देख सकते हैं स्टेम सेल्स थे, डिवाइड हुए, थोड़े बड़े होंगे और क्या बन गए, स्ट्रैटम स्पाइनोसम बन गए। अब जब स्ट्रैटम स्पाइनोसम बन गए हैं, अब इनकी मौत आ जाएगी, ठीक है, समझो। लेयर बाय लेयर समझना है हमको। सबसे नीचे डिवाइड होके बने, थोड़े ऊपर अगली लेयर पे शिफ्ट हुए, ये नीचे से ऊपर बढ़ते रहते हैं, नीचे डिवाइड होकर नए सेल आ गए ना, फिर ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं इस तरीके से, ठीक है, और ग्रो होते रहते हैं। जैसे ही थर्ड लेयर पे पहुंचते हैं स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसन में, यहां देखो क्या हो रहा है, एट अबाउट द मिडल ऑफ द एपिडर्मिस, ये लगभग एपिडर्मिस का मिडल है, द स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम कंसिस्ट ऑफ 3 to 5 लेयर्स ऑफ फ्लैटेंड केराटिनोसाइट्स। यहां पे केराटिनोसाइट्स का शेप ही बदल गया, फ्लैट हो गए। हम देख सकते हैं ये फ्लैट से हो गए हैं, ठीक है। नॉर्मल यहां कैसे थे, गोल थे, और यहां पर कैसे हो गए, ये गोल है, गोल है, यहां पर ये फ्लैट से होते चले जा रहे हैं, ठीक है। कैसे हो गए, फ्लैट। दैट आर अंडरगोइंग एपोप्टोसिस, इनकी एपोप्टोसिस स्टार्ट हो गई है, यानी कि बॉडी के द्वारा प्रोग्राम्ड सेल डेथ, इनकी मृत्यु स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। एपोप्टोसिस इज एन ऑर्डरली जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम मतलब बॉडी खुद तरीके से मारती है इन, ठीक है, इन विच द न्यूक्लियस फ्रेगमेंट्स बिफोर द सेल्स डाइज। यहां पर पहले न्यूक्लियर टूटता है, जब न्यूक्लियर ही खत्म हो जाएगा तो फिर बाद में सेल मर जाएगा, ठीक है। अब मेन चीज क्या है, कैसे, एक तो शेप इसका हम देख रहे हैं बदल गया, दूसरा डिस्टिंक्टिव फीचर, मेन सबसे अलग फीचर की बात करें बाकियों से, सबसे इन दिस लेयर द प्रेजेंस ऑफ डार्कली स्टेनिंग ग्रैन्यूल्स ऑफ द प्रोटीन कॉल्ड केराटोहाइलिन। यहां पर एकदम डार्क काला कलर का प्रोटीन पाया जाता है, केराटोहाइलिन, ठीक है। अब यहां पे बात समझते हैं हम लोग, ये वाला पॉइंट थोड़ा सा मजेदार भी है, अच्छा भी है, समझने लायक है। लिपिड रिच सिक्रीशन इज डिपॉजिटेड इन द स्पेस बिटवीन द सेल्स ऑफ स्ट्रैटम ग्रैन्युलोसम। ग्रैन्युलोसम के बीच में लिपिड रिच, लिपिड से भरा हुआ, इसका बहुत ज्यादा लिपिड होता है, लिपिड क्या होता है, फैट होता है, ठीक है। उनके बीच में लिपिड रिच सिक्रीशन, एक रिसाव टाइप का रहता है, चिपचिपा पदार्थ जैसा रहेगा, वो इन सेल्स के बीच में पाया जाता है, स्ट्रैटम लूसिडम और स्ट्रैटम कॉर्नियम। यानी कि अब ऊपर के तीनों जो सेल्स हैं उनके बीच में एक लिपिड रिच
फैट रिच लेयर मतलब चिपचिपा पदार्थ सा पाया जाएगा। दिस लिपिड रिच सिक्रीशन एक्ट एज वाटर रिपेलेंट सीलेंट, पानी को दूर भगाने वाला और सील, आपस में सील करके रखेगा, पानी बॉडी के अंदर नहीं घुसेगा। ठीक है, यही जो ऊपर की 3 लेयर आ गई हैं, अब उम्मीद है अब आपको समझ में आ रही होगी। मैं डाल देता हूं यहां पर। सबसे टॉप पर कॉर्नियम, दूसरा है स्ट्रेटम, तीसरा है ग्रानुलोसम। यहां से इन सेल्स के बीच में लिपिड रिच कंटेंट मौजूद है जो कि पानी को अंदर ना घुसने देगी, ना पेनिट्रेट कर पाएंगे यहां पर। ठीक है, ओके। तो रिपेलेंट सीलेंट, रिपेल भी कर रहा है और सील भी कर रखा है। रिटार्डिंग लॉस एंड एंट्री ऑफ वाटर, तो ना तो बॉडी से पानी बाहर जाएगा ना बाहर से पानी अंदर आएगा। एंट्री ऑफ द वाटर एंड एंट्री ऑफ द फॉरेन मटेरियल, ना कोई फॉरेन मटेरियल अंदर की तरफ आएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अच्छा, स्ट्रेटम लूसिडम, ये यहां पर कलर वैसा हो गया थोड़ा सा। स्ट्रेटम लूसिडम, ठीक है। तो स्ट्रेटम लूसिडम की बात करें अगर हम लोग, प्रेजेंट ओनली इन द थिक स्किन ऑफ एरिया सच एज द फिंगर टिप, पाम एंड सोल। वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। स्किन एपिडर्मिस की कौन सी ऐसी परत है जो सिर्फ और सिर्फ इन मोटे हिस्सों में पाई जाती है, पाम में, फिंगर में या नीचे फुट के नीचे? तो स्ट्रेटम लूसिडम है। इट कंसिस्ट ऑफ डेड, यहां पे सारे सेल्स मरे हुए हैं, डेंसली पैक्ड, बहुत ज्यादा घने घने पैक हैं, और 4 to 6 लेयर होती हैं। कितनी लेयर है एक बार को नहीं याद रहेगा चलेगा, बट लिखो तो अच्छा है। और फ्लैटेंड, फ्लैट भी है और क्लियर। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब होता है क्लियर, एकदम क्लियर, स्पष्ट, आर पार देखे जा सके। डेड केराटिनोसाइट्स, अब वही सेल्स जो बसेल में डिवाइड हुए थे, ठीक है, उसके बाद स्पाइनोसम में ग्रो हुए, स्ट्रेटम में डेड होना स्टार्ट हो गए, और लूसिडियम में आते आते मतलब यहां तक आते आते मर चुके हैं अब ये सेल। ठीक है, विच प्रोवाइड एन एडिशनल लेवल ऑफ टफनेस इन दिस रीजन ऑफ थिक स्किन। ठीक है ना, जो कैरेटिन और डेड हो चुके हैं तो एडिशनल लेवल ऑफ टफनेस आ जाती है। अब कई बार आप चीज देखते हो, बहुत कुछ लोगों की है ना, हल्का हल्का टच करो तो उनको सेंसेस ही नहीं होते, उनका ये स्किन काफी हार्ड होता है। जैसे यहाँ पे हम कोई चीज करें तो जल्दी सेंस नहीं होगा हमको, क्योंकि काफी हार्ड जगह होती है ये। ठीक है, और इस ल्यूसिडम की वजह से यहां पर हमको एक्स्ट्रा क्या मिल जा रहा है, एक्स्ट्रा टफनेस मिल जा रही है। सबसे टॉप पर स्ट्रेटम कॉर्नियम, टॉपेस्ट, सबसे टॉप पर है ये स्ट्रेटम कॉर्नियम। कॉर्नियम मतलब हॉर्न और हॉर्नी, ठीक है ना। कंसिस्ट ऑन एवरेज यहां पर 20 से 30 लेयर्स होती हैं, फ्लैट और डेड। यहां पे भी फ्लैट और डेड सेल्स है। ठीक है, द सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन, बहुत पतले होते हैं, फ्लैट होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इंक्लोज, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है सेल्स की उसके अंदर पैकेजेस ऑफ कैराटिन, यानी कैराटिन प्रोटीन के पैकेट्स होते हैं, दैट नो लॉन्गर कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, इसके अंदर किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता है, और एनी इंटरनल ऑर्गेनेल्स, और किसी भी प्रकार की ऑर्गेनेल्स नहीं होती है, यानी कि केवल और केवल प्रोटीन से भरा हुआ पैकेट रहता है ये। ठीक है, केवल प्रोटीन भरा हुआ और कुछ नहीं है। देखो सबसे ऊपर का सेल है उसमें केवल केराटिन प्रोटीन भरी हुई है, यही वजह कि रगड़ देते हैं मैल निकलता है, हमें दर्द नहीं होता है। इन दिस आउटर स्ट्रेटम ऑफ द एपिडर्मिस सेल्स आर कंटिन्यूसली शेड, शेड मतलब झड़ते रहते हैं, एंड रिप्लेस्ड बाय सेल्स फ्रॉम द डीपर स्ट्रेटा, और नीचे जो नए सेल आ रहे हैं उनसे रिप्लेस होते रहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। दिस लेयर इज द प्राइमरी बैरियर अगेंस्ट एनवायरमेंटल थ्रेट। सबसे पहले जो इन्वायरमेंट थ्रेट होता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी चीज है, सबसे पहले ये वाली लेयर यानी कि स्ट्रेटम कॉर्नियम। सब एपिडर्मिस नॉर्मल आएगा तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस में भी कौन सी लेयर सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम लड़ती है हमारी। ठीक है, इन्वायरमेंटल थ्रेट है या वाटर लॉस है या एब्रेशन, घर्षण वगैरह है, तो उससे लड़ने का काम सबसे पहले स्ट्रेटम कॉर्नियम करता है। बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें? चलें आगे। टॉपिक है केराटिनाइजेशन। ठीक है ना, इसको समझना है, यहां से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, आप इस टॉपिक को जब पूरा डिटेल देख रहे हो एनाटॉमी स्किन की, तो ये पार्ट चाहो तो छोड़ सकते हो, बट केराटिनाइजेशन अलग से आपका 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड सेल्स, जो नए सेल बनते हैं, कहां बनेंगे, स्ट्रेटम बसेल में। याद करो सबसे नीचे की लेयर स्ट्रेटम बसेल, उसमें जब नए सेल बनते हैं जहां पे कुछ स्टेम सेल्स होते हैं, आर स्लोली पुश्ड, धीरे धीरे ऊपर की तरफ धकेले जाते हैं,
टू द सरफेस की तरफ। एज द सेल्स मूव फ्रॉम वन एपिडर्मल लेयर टू द नेक्स्ट, टोटल 5 लेयर पढ़ी हम लोगों ने। तो जैसे जैसे ये सेल्स एक लेयर से होता हुआ अगली लेयर की तरफ ढकेले जा रहे हैं, दे एक्यूमुलेट मोर एंड मोर कैरेटिन, इनके अंदर और भी ज्यादा कैरेटिन इकट्ठा होने लगता है। अ प्रोसेस कॉल्ड कैरेटिनाइजेशन, इस प्रोसेस को हम लोग कैरेटिनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। देन दे अंडरगो एपोप्टोसिस, फिर इनकी मृत्यु होती है, पहली दूसरी तीसरी लेयर में आते थे, मरना स्टार्ट कर देते हैं। इवेंचुअली द कैरेटिनाइज सेल, इवेंचुअली मतलब अंततः आखिरकार ये जो सेल्स होते हैं स्लव ऑफ जो मैल के करते हैं ना, मैल निकल जाता है तो छड़ जाते हैं। एंड आर रिप्लेस्ड बाय अंडरलाइंग सेल्स, और जो नीचे के सेल्स जो नए बन रहे हैं वो ऊपर आते रहते हैं, इनके उनके द्वारा रिप्लेस कर दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। दैट इन टर्न बिकम कैटिनाइज्ड, जो कि आगे जाके कैटिनाइज हो जाते हैं। एन एक्सेसिव अमाउंट ऑफ कैटिनाइज सेल्स शेड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्कार्प इज कॉल्ड डैंड्रफ। जब बहुत ज्यादा झड़ता है, ठीक है, बहुत ज्यादा झड़ने की वजह से क्या होता है, वो एक्चुअली पूरा फुल फाइनल लेयर तक नहीं आ पाता है, इसीलिए वो थोड़ा व्हाइट सा रहता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डैंड्रफ कहते हैं। तो डैंड्रफ क्या है ये आपको मेरे को समझाना था, ठीक है। डैंड्रफ इज नथिंग बट द एपिडर्मल सेल्स, यानी कि कैटिनाइज्ड सेल्स होते हैं वो, ठीक है। ओके, चलें आगे। चलिए, एपिडर्मिस हो गया, अब समझते हैं डर्मिस। डर्मिस जो उसके नीचे की लेयर है, चलो ये कहां गया, ठीक है, ये एपिडर्मिस खत्म। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, डर्मिस जो उसके नीचे की लेयर थी। ओके, डर्मिस सेकंड डीपर पार्ट ऑफ द स्किन। अब स्किन की केस में ये दूसरे नंबर का है, ध्यान रखना। अगर एपिडर्मिस पढ़ रहे हो तो उसमें 5 लेयर वो अलग रह गई। अब स्किन के रेस्पेक्ट में पढ़ोगे, स्किन को पूरा देखोगे तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस, उसके नीचे डर्मिस, ठीक है। जो दूसरा पार्ट होता है इसको डर्मिस कहा जाता है। इट इज कंपोज्ड ऑफ डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। कौन से टिश्यूज पाए जा रहे हैं, इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज। और कौन सा इसके अंदर हमको फाइबर मिलेंगे, कोलेजन एंड इलास्टिक, इस फाइबर का बना होता है। तो कॉलेजन और इलास्टिक फाइबर, इसी वजह से हम इसके लिए खींच लेते हैं हम लोग, जो ये इसी वजह से खींच लो तो वापस चली जाती है। ये कॉलेजन और इलास्टिक मिलके इसको ये प्रॉपर्टी दे रहे हैं। दीज फाइबर्स हैव ग्रेट टेंसाइल स्ट्रेंथ। इन फाइबर की टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, जो जल्दी से टूटते नहीं है, जो जल्दी से टूटते नहीं है। रेजिस्ट पुलिंग और स्ट्रेचिंग। टेंसाइल, ज्यादा खींचो तो नहीं खींचेंगे, ठीक है। कई बार आप लोगों को लगता होगा कि जैसे सर्जरी होती है पेट की या सर्जरी हो रहा है, डॉक्टर कट लगा देता है, तो जब डॉक्टर से हाथ डालता है, बेबी को बाहर निकालना होता है या कोई और चीज होता है, तो वो जैसे कागज होता है ना, खींचो तो फट जाता है। स्किन के केस में ऐसा नहीं है। स्किन अगर कट लगाया है ना तो वहीं का वहीं रुका रहता है। आप बहुत ताकत लगानी पड़ेगी तब वो स्किन फटेगी आगे, ऐसे नहीं फटती है वो। क्यों, क्योंकि यहां पर हमारे पास जो ये कोलेजन इलास्टिक है, ये इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ दे रहे हैं। कभी सर्जरी यूट्यूब वगैरह पे देखोगे आप तो उस पर कट लगा होता है और इसे क्लैप लगा देते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रेच ही पड़ेगा ना, तो ये नहीं कि स्किन आगे फटती चली जाएगी, ऐसा नहीं होता है। द डर्मिस आल्सो हैज एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड रिकॉइल, ठीक है। एक तो टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, मजबूत होगी, आगे फटेगी नहीं। दूसरी स्ट्रेच और रिकॉइल, खिंच भी जाएगी और रिकॉइल वापस अपनी ओरिजिनल शेप में भी आ जाती है। ये पॉइंट आपका जस्ट फॉर नॉलेज के लिए है। लेदर की बात करें अगर हम लोग, जो जानवरों से मिलता है हमको, विच वी यूज फॉर बेल्ट, शूज, बेसबॉल ग्लव्स एंड बास्केटबॉल, इज द ड्राइड एंड ट्रीटेड डर्मिस ऑफ द अदर एनिमल। लेदर जो होता है वो डर्मिस पार्ट होता है, ठीक है। तो लेदर किस स्किन के किस हिस्से से बनता है, डर्मिस वाले हिस्से से बनता है। ये पार्ट एग्जाम में लिखना तो लिख देना, कोई जरूरत नहीं है। बेस्ड ऑन इट्स टिश्यू स्ट्रक्चर, द डर्मिस कैन बी डिवाइडेड इनटू थिन सुपरफिशियल पेपिलरी रीजन एंड थिक डीपर रेटिकुलर रीजन। अगर हम उसके टिश्यू स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको डिवाइड करें तो डर्मिस को हम डिवाइड कर सकते हैं थिन, पतले, सुपरफिशियल, जो ऊपर का हिस्सा होता है सुपरफिशियल, उसको हम पेपिलरी रीजन कहते हैं, और थिक, एक मोटा हिस्सा होता है नीचे की तरफ होता है, उसे हम रेटिकुलर रीजन कहते हैं। आओ देखें, ठीक है, ये देखो, ठीक है, ये एपिडर्मिस, क्लियर है। और एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस की बात करें तो ये पहला पेपिलरी डर्मिस, जो ऊपर का हिस्सा है, इस तरह से ये उभार, ये जो चीजें होती है ना, ये आपका पेपिलरी आ गया। और नीचे जहां पर ये लंबे लंबे ये अरेंजमेंट हो रखे हैं, रेटिकुलर डर्मिस कहा जाता है। समझ में आया?
डर्मिस में पेपिलरी और रेटिकुलर। चलो इसको रीड करते हैं फटाफट। ओके, तो पेपिलरी डर्मिस यानी कि अपर लेयर, ये मेरी अपर लेयर है, कंटेन लूज एरियोलर, इसके अंदर किस टाइप के टिश्यूज हैं, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू हैं। बी कंटेन डर्मल पेपिले, इसके अंदर पेपिले एक तरह का उभार होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इस तरह से ना, जैसे ये निकले हुए हैं, ठीक है, इसको पेपिले कहा जाता है। कंटेन डर्मल पेपिले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनटू द एपिडर्मिस, जो कि एपिडर्मिस में घुसे हुए हैं। दैट इनहेंसेस द ग्रिप एंड हाउस कैपिलरीज, जो उभार होते हैं ना हमारी स्किन में, वो ग्रिप, इससे हमारी ग्रिप अच्छी बनती है। और हाउस कैपिलरी यानी कि कैपिलरीज का घर होता है। हम देख सकते हैं खूब सारी कैपिलरीज हैं इसके अंदर, जो कि ऊपर डर्मिस को क्या करेंगे, एपिडर्मिस को नरिशमेंट देंगी, ठीक है। एंड टच रिसेप्टर, यहां पे टच रिसेप्टर से पाए जाते हैं, जिसको कि हम मीजनर्स कॉप्सस कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे रेटिकुलर डर्मिस आ गई हमारी, ओके। रेटिकुलर डर्मिस डीपर लेयर, जो कि उसके थोड़ा सा नीचे की तरफ होती है। कंटेन डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, यहां पर जो टिश्यू है वो कौन सी वैरायटी है, डेंस है और इरेगुलर है, और कोलेजन और इलास्टिक फाइबर का बने हुए होते हैं ये, ठीक है। ये टिश्यू किसके अंदर मेनली क्या है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है रेटिकुलर के अंदर, हेयर फॉलिकल, स्वेट ग्लैंड जिसे सुडोरीफेरस ग्लैंड भी कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड से ऑयल ग्लैंड भी कहते हैं, ब्लड वेसल्स, पैक्सिनियन काप्सूल्स डीप प्रेशर के लिए, लगभग सारी चीजें मेरी यहां पाई जाती हैं। क्लियर है। अब नॉलेज के लिए आपको एक पॉइंट और दिया है, क्योंकि यहां पर ये बात दिमाग में आनी चाहिए, आती है बहुत से बच्चों के, बाद में सवाल करते हैं, तो मैं इसको यहीं कवर कर दे रहा हूं, ठीक है। जहां नॉलेज लिखा है उसको आप एग्जाम में लिखना चाहे लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको समझना है कि चल क्या रहा है स्किन के अंदर। द कॉम्बिनेशन ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है, इन द रेटिकुलर रीजन प्रोवाइड द स्किन विद स्ट्रेंथ, इससे स्किन को बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ मिलती है। एक्सटेंसिबिलिटी, ठीक है, इसको एक्सटेंसिबिलिटी मिलती है, एक्सटेंड, ये हम एक्सटेंड कर रहे हैं, ये एक्सटेंसिबिलिटी मिल रही है। द एबिलिटी टू स्ट्रेच एंड इलास्टिसिटी, द एबिलिटी टू रिटर्न, इलास्टिसिटी का मतलब खिंचाव नहीं होता, इलास्टिसिटी का मतलब होता है वापस अपनी पोजीशन में आ जाना, टू द ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग, ठीक है। ये प्रॉपर्टी मिल रही है इसको किसकी वजह से, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की वजह से। द एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ स्किन कैन बी रेडिली सीन, अगर एक्सटेंसिबिलिटी देखनी है कि ये कितना स्ट्रेच हो सकता है और वापस अपनी पोजीशन पे आता है, सीन अराउंड द जॉइंट्स, जॉइंट्स कोहनी वगैरह में देखो हम ऐसे करते हैं, कितना खिंचाव आता है, ठीक है। एंड इन प्रेगनेंसी एंड ओबेसिटी, जो मोटे लोग हैं पहले पतले होते हैं, मोटे होते जाते हैं, कितनी ज्यादा स्किन खिंचती है। इवन इन प्रेगनेंसी 9th मंथ में जो फीमेल्स होती हैं, उनकी बॉडी का जो स्टमक का पार्ट का एरिया होता है, कितना ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी, ठीक है, जो है स्किन की, वो किसकी वजह से है, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर की वजह से। वो कहां पाए जाते हैं, रेटिकुलर डर्मिस में पाए जाते हैं, यानी कि डर्मिस वाले हिस्से में पाए जाते हैं। तो आपको इस तरह लेयर बाय लेयर चलना कि कौन सी चीज किस लेयर में पाई जा रही है, पहले इस पॉइंट को याद रखेंगे, फिर अंदर का कंटेंट तो एक आप लोग अगर समझ जाओगे तो बना ही लोगे, इतने समझदार हो मुझे पता है, ठीक है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि डर्मिस में और क्या क्या पाया जाता है, तो जितना भी एसेसरी स्ट्रक्चर है, हेल्पिंग स्ट्रक्चर जो स्किन को हेल्प करता है, ठीक है, वो सारा का सारा डर्मिस में पाया जाता है। जैसे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल, ब्लड वेसल का काम क्या है, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन और टेम्परेचर रेगुलेट करना। लिम्फ वेसल पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम है, ये भी यहीं पाया जाएगा। नर्व्स की एंडिंग भी यहीं पाई जाती है, जो कि सेंसेशन लाइक टच, प्रेशर, हीट, कोल्ड, पेन, ठीक है ना, वो सब चीजों को फील करते हैं। हेयर फॉलिकल, स्ट्रक्चर फ्रॉम विच हेयर ग्रो, ये भी डर्मिस में पाया जाता है। सेबेशियस या ऑयल ग्लैंड अटैच टू हेयर फॉलिकल, ठीक है, ये भी यहीं पाए जाते हैं। दे सीक्रेट सीबम टू लुब्रिकेट द स्किन एंड हेयर, हेयर और स्किन को लुब्रिकेट करने के लिए, जो नहीं कई बार बालों में चिकना चिकना सा आया था बिना तेल लगाए, वो यहां से आ रहा है। देन सिडोरीफेरस स्वीट ग्लैंड, वो भी यहीं पाए जाते हैं। दो प्रकार के हैं, एक्रीन और एपोक्राइन। एक्रीन जो है फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, दे सीक्रेट स्वीट, पसीना छोड़ते हैं, वाटर एंड सॉल्ट, पसीने में क्या निकलेगा, पानी निकलेगा और नमक निकलता है, फॉर थर्मोरेगुलेशन, फाउंड ऑल ओवर द बॉडी। एपोक्राइन ग्लैंड फाउंड इन आर्मपिट एंड ग्रोइन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आर्मपिट, बगल, और ग्रोइन जो जांघों के बीच का हिस्सा होता है उसे ग्रोइन कहा जाता है। दे सीक्रेट अ थिकर स्वीट एसोसिएटेड विद बॉडी ऑर्डर, यहां पर थोड़ा सा पसीना मोटा निकलता है, क्यों, क्योंकि यहां रगड़ लग रही है, और जब ये रगड़ लगेगी और यहाँ पसीना नहीं होगा
तो क्या होता है, स्किन हमारी छिल जाती है। देखा नहीं कई बार जांघों के बीच में गर्मी में छिल जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह यही है कि आपस में रगड़ रख ली। उस रगड़ को कम करने के लिए भी ये थिकर, थोड़ा सा ज्यादा पसीना, मोटा पसीना निकलता है, ठीक है, और विद बॉडी ऑर्डर, और इसी में थोड़ी सी स्मेल भी होती है, ठीक है, किसी को कम होती है, किसी को ज्यादा होती है। ओके, समझ में आया एक्रिन और एपोक्रिन ग्लैंड का क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है हमारे पास अरेक्टर पिलाई मसल्स। ये मसल्स ही बहुत महीन पतले पतले मसल्स होते हैं, अटैच टू हेयर फॉलिकल, हेयर फॉलिकल के साथ जुड़े हुए होते हैं। दैट कॉजेज गूज़बम्प, है ना, देखिए रोंगटे खड़ा होना, गूज़बम्प मतलब रोंगटे खड़ा होना। तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और जो बाल होते हैं उनको एकदम इरेक्ट कर देती है, ठीक है। तो व्हेन कॉन्ट्रैक्टेड, जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो मस जो है ना नीचे से स्ट्रेच कर देती है हेयर्स को, तो हेयर से खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होना। उसके लिए भी एक मसल्स है, कौन सी, इरेक्टर पिलाई मसल्स, और वो डायरेक्ट हेयर फॉलिकल से अटैच है, जिसकी वजह से हमारे बाल खड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो देखो पढ़ते हुए ऐसे मजा आता है कि सारी चीजें जो रोजमर्रा की जिंदगी की हो रही है वो भी समझ में आए, केवल पढ़ लिया ऐसे नहीं। अब यहां पर आपके लाइफ की जो भी छोटी मोटी इधर की बातें होंगी ना वो सब क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फॉर नॉलेज ये भी देख ले, एक एल्बिनिज्म और विटिलिगो, वर्ड अक्सर आता है, फंस जाता बच्चा। एल्बिनिज्म, एल्बिन मतलब होता है व्हाइट, इज द इनहेरिटेड एबिलिटी, इनहेरिटेड मतलब ये जेनेटिक है, ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की, टू प्रोड्यूस मेलानिन, कि कितना मेलानिन वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। मोस्ट एल्बिनोस, जो एल्बिनोस होते हैं, पीपल अफेक्टेड बाय एल्बिनिज्म हैव मेलानोसाइट्स दैट आर अनेबल टू सिंथेसाइज टायरोसिनेज नाम का एक एंजाइम होता है जो उससे कि मेलानिन बनता है हमारा, वो नहीं बन पाता फिर, ठीक है। ये एंजाइम नहीं बनेगा तो हमारा मेलानिन नहीं बनेगा, या मेलानिन नहीं बनेगा तो देखा कुछ लोग पूरे गोरे होते हैं एकदम, बॉडी में एक चीज काली नहीं है, बाल भी सफेद है ना, आंख धूप में चल नहीं पाते हैं, एल्बिनिज्म कहा जाता है उनको। और दूसरा है विटिलिगो, ठीक है, जो नहीं पैचेस, सफेद सफेद पैचेस पड़ जाते हैं, ठीक है। इन अनदर कंडीशन कॉल्ड विटिलिगो द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स, जगह जगह पर या तो हल्का हल्का सफेद रहता है या पूरा सफेद पड़ जाता है, ठीक है, पैचेस से पड़ जाते हैं। लोग पहले उसको कुछ बुराई मानते थे, खैर। द पार्शियल और कंप्लीट लॉस ऑफ मेलानोसाइट फ्रॉम पैचेस ऑफ स्किन प्रोड्यूसेस इर्रेगुलर व्हाइट स्पॉट, ठीक है। मेलानोसाइट क्या होता है, या तो कुछ या पूरा का पूरा वहां पे खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वहां पे इर्रेगुलर व्हाइट स्पॉट पड़ जाते हैं। द लॉस ऑफ मेलानोसाइट्स, मेलानोसाइट मतलब सेल्स हैं, इज रिलेटेड टू एन इम्यून सिस्टम माल फंक्शन। ऐसा क्यों हुआ है, हमारा इम्यून सिस्टम में कुछ गड़बड़ी आती है, ठीक है, इन विच एंटीबॉडीज अटैक द मेलानोसाइट्स, वहां पर हमारी एंटीबॉडीज ही उस हिस्से के मेलानोसाइट सेल्स को खा जाते हैं, मार डालते हैं, तो वो हिस्सा फिर हमारा सफेद हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, ये सारी चीजें बेसिक सी बातें हैं जो लाइफ में आती हैं। अब एपिडर्मिस, डर्मिस और सबसे नीचे हाइपोडर्मिस, इसका कोई खास रोल नहीं है बट पढ़ना है हमें, इसी को सबक्यूटेनियस लेयर भी कहते हैं। द हाइपोडर्मिस इज नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ द स्किन, ये हमारे स्किन का टेक्निकली पार्ट नहीं है, बट हम इसको पार्ट मानते हैं, पढ़ते वक्त साथ में पढ़ते हैं। बट इज अ वाइटल लेयर, बट एक जरूरी लेयर है, दैट अटैचेस, जो कि जोड़ती है स्किन को टू अंडरलाइंग बोन्स एंड मसल्स, उसके नीचे की जो मसल्स और बोन्स है उससे जोड़ने में हेल्प करती है। कौन, हाइपोडर्मिस। इट इज प्राइमरी कंपोज्ड ऑफ एडिपोज टिश्यू, इसके अंदर मुख्य रूप से फैट टिश्यूज होते हैं एंड लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, फैट टिश्यू मेन रहेंगे। फंक्शन क्या है, पहला काम इंसुलेशन का, फैट है तो बॉडी की हीट को कंजर्व करके रखती है, फैट स्टोर्स एक्ट एज एन इंसुलेटर टू कंजर्व बॉडी हीट, बॉडी की हीट को बाहर निकलने नहीं देगी। कुशनिंग मतलब गद्दा, ठीक है, प्रोटेक्ट द अंडरलाइंग टिश्यू, जब हम गिरते हैं पड़ते हैं तो यही कुशनिंग गद्दी की तरह बिहेव करेगा और हमारे ऑर्गन्स को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है। टिश्यूज एंड ऑर्गन फ्रॉम ट्रॉमा एंड मैकेनिकल शॉक, टकराते हैं, गिर पड़ रहे हैं, ट्रॉमा। एनर्जी स्टोरेज, नो डाउट सबको पता है जो एडिपोज टिश्यू होते हैं वो स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लिपिड्स, फैट के रूप में या लिपिड के रूप में एनर्जी को स्टोर करते हैं। एंड द लास्ट वन इज एंकरेज, यानी कि कनेक्ट द स्किन टू द डीपर स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। डीपर स्ट्रक्चर में कौन आ जाएगा, बोन आ जाएगी या हमारी मसल्स आ जाएंगी। तो इस प्रकार ये हमारी हाइपोडर्मिस कवरअप होती है। मेन पार्ट क्या था, डर्मिस था, नो डाउट एपिडर्मिस भी पढ़ना है लेकिन डर्मिस का मेन पार्ट होता है। जब एनाटॉमी आएगी तो एपिडर्मिस डर्मिस आप दोनों को एक्सप्लेन करोगे। ओके, चलिए
दिस इज ऑल अबाउट द एनाटॉमी ऑफ स्किन। नेक्स्ट हम इसको पढ़ेंगे फिजियोलॉजी ऑफ स्किन। उसमें ज़्यादा कुछ खास होगा नहीं, अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा तो फिजियोलॉजी बहुत ही आराम से क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं कल। गुड नाइट।